हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे, उसके लिए पी भी वो पी के बीच ग्राफ होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, यानी पी के अक्ष समांतर सरल रेखा। ठीक है, तो यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करता है तो उसके लिए पी भी वो पी के बीच जो है ग्राफ पी अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। ठीक है, पी अक्ष के समांतर क्या होगा, तो सरल रेखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप ग्राफ देखें तो इस तरह से हो जाएगा, ये पी भी। ठीक है, ये है पी, इस तरह से होने वाला है। ठीक, या फिर ये देखिए इस तरह से जो है पी और पी भी के बीच का रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे समांतर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यदि आप देखें इसी तरह यहाँ पे पी भी और भी के बीच का है तो ये हो जाएगा पी भी और ये हो जाएगा भी। ठीक है, तो भी के बीच भी समांतर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप यदि भी लेते हैं, ये 1/p होगा, तो इस तरह से भी हो जाएगा। ये स्लोप है, यानी इसको यदि के मान ले। ठीक है, इसी तरह यदि आप p 1/v के बीच लेंगे 1/v, तो ये स्लोप हो जाएगा आपको के हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप देखें तो v और p के बीच जो है इस तरह से हो जाएगा। एक जो है आप यदि इसको p मानते इसको v मानते तो ऐसे भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चले, यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे तो उसके लिए पी भी, ठीक है, पी भी वो पी के बीच, ठीक है, तो ये है पी भी और ये है पी, इसके बीच जो है अगर आप कैसा होगा तो पी अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। सी ऑप्शन, बॉयल का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती जो है होती है। ठीक, अब जैसे देखिए बॉयल का नियम की यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि भी समानुपाती होता है 1/p के। ठीक, यानी p यहाँ पे हो जाएगा आपको p भी बराबर हो जाएगा आपको k, यानी कांस्टेंट, यानी ये हो जाएगा कि p1 v1 बराबर p2 v2 p2 v2। ठीक है, तो p1 v1 बराबर p2 v2। नेक्स्ट फिर है कि आपको n एक समान तारे दी गई है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध r है। ठीक है, r है, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कहता है कि तुल्य प्रतिरोध x आता है। ठीक, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो देखिए समांतर क्रम में, ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे जो हो जाएगा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यदि x है, ठीक, तो तारों की संख्या कितनी है, तो तारों की संख्या n मान लेते हैं। तारों की जो संख्या है ये n है। ठीक, और प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या है, तो R है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध R है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध देखिए क्या होगा, 1/r बराबर 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस होते होते आपको n तक। ठीक है, तो यहाँ पे rp बराबर हो जाएगा r/n। ठीक है, rp बराबर क्या होगा, r/n। तो यहाँ पे जो है यानी ये क्या हो जाएगा, तो आर पी इक्वल टू होगा r/n, तो x बराबर होगा r/n। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर होगा r/n। उसके बाद देखिए श्रेणी क्रम में, तो x बराबर r/n। अब श्रेणी क्रम में यदि देखें तो r सीरीज rs बराबर r1 प्लस r2 डॉट डॉट होते होते कहाँ तक, n तक। तो आर एस हो गया एन आर, क्या हो गया, एन आर हो गया। अब देखिए आर एस बटा में आर पी। ठीक है, तो क्या होता है, आर एस श्रेणी क्रम में आया था एन आर और समांतर क्रम में आर बाई एन। तो ये आर एस बट्टा में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा, तो आर एस बराबर होगा एन स्क्वायर एक्स। तो आर एस बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर एक्स, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट
एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण का आधा है, आपतन कोण है, ठीक है। तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखिए, एक प्रकाश किरण जो है, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक x के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण का आधा है, ठीक है, आपतन कोण का आधा है। और देखिए आपतन कोण का आधा आपतन कोण है 2 cos इनवर्स n/2, ठीक है, 2 cos इनवर्स n/2। तो देखिए साइन लॉ से क्या होगा? तो 1 sin r बराबर n sin r/2, ठीक है। तो क्या होगा? तो 1 sin r बराबर होगा n sin r/2, ठीक। और साइन r बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 sin r/2 इंटू कॉस r/2, फार्मूला होता है, ठीक, बराबर में n sin r/2, ठीक है, n sin r/2, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको, तो साइन r/2 दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा कॉस r/2 बराबर n/2, ठीक है, कॉस r/2 बराबर n/2, ठीक। अब देखिए तो r/2 को बराबर क्या होगा? कॉस इनवर्स r/2 बराबर कॉस इनवर्स n/2, ठीक है, कॉस उधर चला जाएगा, तो r/2 बराबर क्या होगा? कॉस इनवर्स n/2, यानी r बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2, 2 cos इनवर्स n/2, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 2 cos इनवर्स n/2। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये यदि r है, ठीक, ये r है, तो ये जो कोण बनेगा आपको, ये जो हो जाएगा ये r/2 हो जाएगा, ठीक है, r/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये जो है आपको n है, ठीक है, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता कि एक तुल्यकालिक जो है रिले उपग्रह जो है टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है, संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रम का संचार करता है, क्योंकि इसका सी ऑप्शन, क्योंकि परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के जो है परितः, अपने अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए एक जो है तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः जो है घूर्णन काल के से बराबर होता है, ठीक है। संसार प्रणाली में, ठीक है, प्रेक्षक द्वारा प्रेषित विद्युत चुम्बकीय तरंगें अपनी आवृत्ति रेंज के अनुसार जो है अभिग्राही तक पहुंचाने के लिए 3 अलग अलग तरीकों से यात्रा करती है। एक तो भू तरंग या पृष्ठीय तरंगीय संचरण, ठीक है, दूसरा होता है आपको व्योम तरंग, ठीक है, संचरण या आयनमंडल संचरण, ये जो है ये होता है 2mz, ठीक है, 2m हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है। तीसरा होता है आकाशीय तरंग संरचना संचरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 115, कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ए ऑप्शन, किसी बर्तन में भरे द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी बर्तन के भरे द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है, यह कथन अशुद्ध है। द्रव का दाब समान लंबवत गहराई पर सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी क्षैतिज तल में द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। किसी तल पर द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर जो है नहीं करता है, ठीक है। द्रव का दाब क्या होता है? होता है रो GH, ठीक है, जहाँ पे P बराबर दाब हुआ, ठीक है, रो बराबर द्रव का घनत्व, ठीक है, और G बराबर हुआ गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। H बराबर होगा ऊपर तल से ऊंचाई। द्रव के ऊपरी मुक्त तल पर द्रव का दाब शून्य होता है। द्रव के ऊपरी मुक्त तल पर द्रव का दाब शून्य होता है। नेक्स्ट, एक समान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तब, तो 116 का होगा सी ऑप्शन, क्या होगा?
तो इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को जो है इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। लॉरेंज बल जो है यह जो है एक विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B के माध्यम से वेग के साथ गतिमान एक आवेशित कण Q पर लगने वाला बल के रूप में परिभाषित होता है। यानी F1 बराबर क्या होता है, तो ये होता है QE प्लस QVB साइन थीटा, ठीक। यानी F बराबर कह सकते हैं QVB साइन थीटा। ये चुंबकीय बल है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा समान होती है, इसलिए थीटा बराबर क्या होता है, 0, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल का अनुभव करता है और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन पर कुल जो है बल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में जो है दिशा में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के वेग के विपरीत में कमी आएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से दोगुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए, तो बी ऑप्शन 30 डिग्री से बड़ा, ठीक। तो एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका जो विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से दोगुना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया जो है 2Hg2 प्लस SN2 प्लस ये A प्लस B में उत्पाद A और B क्या है, तो 118 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पे जो है उत्पाद A, ठीक है, में उत्पाद A जो है ये Hg2 प्लस और B जो है SN है, ठीक है। तो रेडॉक्स या ऑक्सीकरण जो है अपचयन प्रतिक्रियाओं में जो ऑक्सीकरण और जो है रिडक्शन प्रतिक्रियाएं हमेशा एक साथ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार होता है अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अनुपातहीन अभिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अर्जेंटाइट से सिल्वर धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन, संकर लवण बनाकर। तो अर्जेंटाइट से सिल्वर धातु निष्कर्षण जो है संकर लवण बनाकर जो है विधि द्वारा किया जाता है। चांदी के निष्कर्षण की प्रक्रिया को साइनाइड, ठीक है, साइनाइड प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम साइनाइड घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चांदी के निष्कर्षण की विधि जो है सांद्रण है, साइनाइड से अभिक्रिया है, सिल्वर का अवक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 120। तो 120 है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए, सी ऑप्शन। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट के जमने की जो है दर धीमी हो जाती है। कैल्शियम क्लोराइड से सीमेंट का जमने की दर बढ़ जाती है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड से सीमेंट का जमने की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन में 121 सही नाभिकीय अभिक्रिया है, 121 का बी ऑप्शन। तो क्या होगा 11Na23 प्लस 1H1 ये 10Ne20 प्लस 2He4, ठीक है, सही नाभिकीय अभिक्रिया है। नाभिकीय अभिक्रिया की विशेषता है कि नाभिकीय प्रतिक्रिया नाभिक के अंदर ही होती है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान परमाणुओं के नाभिक पूरी तरह से बदल जाते हैं और नए तत्वों का निर्माण होता है। परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान पुरानी बंधों का टूटना तथा नए बंधों का निर्माण जैसी गतिविधि शामिल नहीं होती है। जब किसी परमाणु का नाभिक परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है,
ठीक, नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक कार्बनिक यौगिक CHN और N और Cl है। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर कौन से पदार्थ बनते हैं? 122 का C, यानी NaCN और NaCl। तो एक कार्बनिक यौगिक में CHN और Cl है। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये NaCN और NaCl पदार्थ बनते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है C+N और Na ये संकलन करेंगे तो NaCN बनेगा। ठीक, C+N और Na इसको संकलन करेंगे तो NaCl हो जाएगा, NaCl। तो लैथेन परीक्षण एक कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का पता लगाने के लिए एक जो है सामान्य परीक्षण है। ठीक है, लैथेन परीक्षण में एशियाई नीला रंग नाइट्रोजन की उपस्थिति को इंगित करता है, लाल रंग सल्फर की उपस्थिति को इंगित करता है। नेक्स्ट 123 देखिए, कहता इस तरह की अभिक्रियाओं में इस क्रम में उत्पाद भी है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये अभिक्रिया कराने पर CH3 CH3 CH2OH Na की उपस्थिति में ये CHI अभिक्रियाओं के साथ क्रम में जो है उत्पाद के रूप में आपको ये बनेगा CH3 CH2OCH3। ठीक है, यानी बी ऑप्शन CH3 CH2OCH3। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CH3 CH2, ठीक है, OCH3। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 देखिए, 124 है कि कौन सा क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है? 124 में देखिए तो ये है आपको ए ऑप्शन Fe2O, O3, H2O2, NaOCl क्रम जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है। ठीक है, जैसे Fe2O को देखिएगा तो होगा यहाँ पे 2, ठीक है, इंटू माइनस का 1, ठीक है, प्लस का x बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे उसके बाद देखिए O3 का देखिएगा तो क्या होगा, यानी x बराबर +2, x बराबर क्या हो जाएगा +2। और H2O2 का यदि देखिएगा तो 2 गुने प्लस का 1 प्लस 2 गुने x, 2 गुने x बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना होगा -1। और NaOCl का देखिएगा तो यह होगा N सोडियम का +1 फिर प्लस x +1 तो x का मान -2। नेक्स्ट कहता कि कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? 125 का बी ऑप्शन। तो कोशिका चक्र G1 S G2 तथा M प्रावस्था क्रम में होता है। कोशिका विभाजन में होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध को कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका चक्र को जो दो बुनियादी प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। अंतरावस्था, ठीक है, अंतरावस्था, इसके अंतर्गत जो है 3 प्रावस्था विभाजित है। जीवन प्रावस्था, ठीक है, इनमें कोशिका जो है उपाच्ययी रूप से जो है सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि होती है, परंतु इसका DNA प्रतिकृति नहीं करता। ठीक है, एस प्रावस्था संश्लेषण, ठीक है, और एक होता है G2 प्रावस्था, तो इस दौरान प्रोटीन को माइटोसिस की तैयारी में संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, जबकि कोशिका वृद्धि जारी रहता है। M प्रावस्था, ठीक है, यह जो है अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है जब वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट कहता साबुन व सौंदर्य जो प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सुगंधित लाइकेन है। 126 का ए। तो एवनिया तथा रामालीना। तो देखिए साबुन और सौंदर्य जो है प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सुगंधित लाइकेन एवर्निया तथा रामालीना है। लाइकेन का आर्थिक महत्व निम्न है। ठीक है, भोजन के रूप में, ठीक है, तो पारमेलिया की कुछ जातियां मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, औषधि के रूप में, ठीक है, और सुगंध के रूप में। नेक्स्ट 127 देखिए, 127 है कि सही मिलान है। 127 का ये ऑप्शन पान आरोही जड़े। तो देखिए पान आरोही जड़े सही मिलान है।
ठीक है। जरें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है मूसला जर। तो जर जो है आकृति के आधार पर मूसला जर के विभिन्न नाम और उदाहरण हैं। जैसे तर्क रूपी मूली हो गया, फिर है शंकु रूपी, ये गाजर हो गया, कुंभी रूपी सलजम चुकंदर, और न्यूमेटोफोर यह है राइजीफोरा और सुंदरी, ठीक। उसके बाद देखिए अपस्थानिक जड़, इसके विभिन्न प्रकार है। जैसे पुलकित जड़े, ये हो गया आपको डहलिया, और ग्रंथिल जड़े, ये हो गया आम हल्दी, ठीक है। और मणिकामय जड़े, ये हो गया अंगूर कोला, ठीक है। उसके बाद है स्तंभ मूल यानी बरगद, इंडियन रबर, ठीक है। इस तरह आरोही मूल ये हो जाता है पान और पोथेस, ठीक है। चूसन मूल ये होता है अमरबेल चंदन, स्रसनी, ठीक है। स्रवसनी मूल ये हो गया जूसिया, और अधिपाद मूल ये हो गया आर्किड, स्वांगीकरण मूल ये हो गया सिंघारा टीनोस्पोरा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्तंभ मूल ये बरगद और इंडियन रबर, अवस्तंभुमल ये हो गया मक्का गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति लगभग 8,000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो 15 दिन बाद उनके रुधिर में लाल रुधिराणु अधिक हो जाएंगे तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति लगभग 8,000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो 15 दिन बाद उसके रुधिर में लाल जो है रुधिराणु अधिक हो जाएंगे तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऊंचाई बढ़ने से दाब घटता है तथा आयतन बढ़ता है। रुधिर के आयतन के बढ़ने से रुधिराणुओं की संख्या बढ़ती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट फिर है कि ऑर्निथिन चक्र में जो आर्जिनेस एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है? ए ऑप्शन। तो आर्जिनिन ऑर्निथिन में। तो देखिए ऑर्निथिन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग आर्जिनिन और ऑर्निथिन चक्र में होता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि देखें क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। देखिए 130 है कि यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो 130 का सी ऑप्शन, पुतली सिकुड़ जाएगी। यदि नेत्रों के सामने का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो पुतली सिकुड़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यदि नेत्रों के सामने प्रकाश मंद होता है तो पारितारिका फैलकर जो है पुतली को बड़ा बना देती है जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। नेत्र का परितारिका भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। और रेटिना प्रकाश को विद्युत आवेशों में परिवर्तित करता है जो दृढ़ तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 131, पराबैंगनी किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। निम्न में से कौन से प्रभाव पराबैंगनी किरणों से होते हैं? 131 का डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो देखिए पराबैंगनी किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। ठीक है, इनके निम्न प्रभाव हैं: डीएनए में परिवर्तन, ठीक है, चर्म कैंसर एवं सफ़ेद जो है अंधापन, यूवी बी से छोटे तरंगदैर्घ्य वाली या पराबैंगनी विकिरण ओजोन सतह के सामान्य रहने पर, ठीक है, धरती के वातावरण में पूरी तरह आवेशित कर दी जाती है। उसके बाद है कि जबकि यूवी बी डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, जिससे म्यूटेशन और चर्म कैंसर हो सकता है। मनुष्य को आँखों में मौजूद कॉर्निया यूवी बी को अवशोषित कर लेती है और यूवी बी की उच्च मात्रा में कॉर्निया में सूजन हो सकती है, ठीक है, जो सफ़ेद अंधापन या मोतियाबिंद की बीमारी का कारण बन सकता है। यूवी बी को कॉर्निया हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है यूवी बी से। नेक्स्ट 132, निम्नलिखित में से कौन से हरी खाद के स्रोत हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 132 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए दिए गए स्रोत यानी हरी खाद यानी जैविक खाद को प्रदर्शित करता है। हरी खाद के उदाहरण है राइजोबियम यानी फलीदार पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला प्रकार का जो है सहजीवी जीवाणु। दूसरा नील हरित शैवाल, तो स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव, इनका प्रयोग धान के खेतों में होता है। और एजोला एक जलीय फर्न है जिसके अंदर नील हरित शैवाल, ठीक है, एनाबीना वृद्धि करता है। उसके बाद है आपको एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर यह स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन जीवाणु है। ठीक, उसके बाद देखिए कहता है कृषि में हरी खाद जो उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः जो है भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। हरी खाद के लिए जो मुख्य फसलें सनई, ठीक है, ढेंचा, लीबिया, उड़द, मूंग, ठीक है, ज्वार आदि है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? 133 का ए, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वैश्विक तापन के लिए प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक तापन वैश्विक तापन उत्पन्न करने वाली उत्तरदायी गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, फिर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है प्रमुख रूप से है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है NO2, ठीक है, एवं सल्फर डाइऑक्साइड और प्रत्यक्ष तौर पर ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करते हैं। वस्तुतः नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्षोभमंडलीय ओजोन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस, तथा सल्फर डाइऑक्साइड एरोसोल के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसलिए नहीं जाना जाता है क्योंकि यह जो है अवरक्त विकिरणों को नहीं रोकती है। इसके अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड व गैर जो मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ठीक है, भी एक अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट फिर कि ट्रिपल जो है एंटीजन एक वैक्सीन है जो निम्न में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? बी ऑप्शन, टिटेनस, खांसी और डिप्थीरिया। तो ट्रिपल जो है एंटीजन एक वैक्सीन है जो टिटेनस, खांसी, डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। BCG यानी बेसिलस कॉलमेट जो है गुएरिन जो टीबी से बचाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, टीके के प्रकार और रोगों का रोकथाम यदि देखें तो निष्क्रिय टीके हेपेटाइटिस A, ये फ्लू, पोलियो और रेबीज से बचाते हैं। और जीवित जो है छिन्न टीके, ये जो है रोटा वायरस, चेचक, छोटी माता, खसरा, कंठमाला, रूबेला से। और mRNA टीके जो है कोविड-19 से। फिर है कि सबयूनिट पुनः सहसंयोजक पॉलीसेकेराइड और संयुग्मित टीके, ये आपको हिब, दाद, ठीक है, खांसी, फिर है HDV, ठीक है, हेपेटाइटिस B और न्यूमोकोकल रोग से बचाते हैं। नेक्स्ट देखिए
उसके बाद देखिए इससे आपको टॉक्साइड टीके, ठीक है, तो टॉक्साइड टीके जो है ये डिप्थीरिया, ठीक है, और धनुष स्तंभ से बचाते हैं, और वायरल जो वेक्टर टीके ये कोविड-19। नेक्स्ट कहता है कि कंडरा जोड़ती हैं पेशी से हड्डी से। कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ती है, कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती है। कंडरा तनाव झेलने में सक्षम होता है। कंडरा को कोशिकीय घटक, ठीक है, विशेष फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। स्नायु एक जो है रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है, तो स्नायु यानी लिगामेंट्स ये एक रेशा है, ठीक है, तो स्नायु यानी लिगामेंट्स जो है एक रेशेदार संयोजी ऊतक है, ठीक है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है स्नायु, ठीक है, और कंडरा स्नायु की तरह जो है कोलेजन से बना होता है। और पैराटेनन जो है संपट और कंडरा के बीच की जगह को भरता है। नेक्स्ट देखिए कहता है हीरे को पारदर्शी तेल में डुबाने पर उसकी चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन यानी कम कर देता है। तो हीरे तेल जो है इंटरफेस का क्रांतिक कोण हीरे वायु इंटरफेस के क्रांतिक कोण से अधिक होता है। पारदर्शी तेल में डुबाने पर हीरे की चमक कम हो जाती है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें एक बार हीरे में प्रवेश करने के बाद उसी के अंदर ही घूमती रहती हैं, ठीक है, और बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हीरा बहुत अधिक चमकता है। हीरे का जो है क्रांति कोण 24 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है? ए ऑप्शन बढ़ती है। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो शरीर की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी वस्तु पर बल और विस्थापन के एक ही दिशा में होने पर कार्य महत्तम होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है? तो महत्तम होता है। W बराबर होता है F(s) cos थीटा। तो थीटा का मान 0 लीजिएगा तो W मैक्सिमम क्या होगा? F(s), ठीक है। और देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय से किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। यानी W मैक्सिमम बराबर होता है डेल के ई यानी 1/2 m इंटू v² माइनस u²। देखिए वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में विस्थापन होने पर कार्य के महत्तम होने पर जो है गतिज ऊर्जा भी महत्तम होगा। नेक्स्ट कहता कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है। यदि 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड इससे लटका दिया जाए तो इसका पाठ्यांक क्या होगा? तो ए ऑप्शन 0। तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग जो बैलेंस लटका हुआ है, यदि 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड इससे लटका दिया जाए तो इसका पाठ्यांक 0 हो जाएगा। भारहीनता जब भार का मान 0 होता है तो निम्न स्थितियों में यह 0 होता है, ठीक है। तो जब वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरे, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के जो परितः अपनी कक्षा में परिक्रमण करे, या जब वस्तु अंतरिक्ष में हो। नेक्स्ट आपके पास जो है ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल और पानी जैसे तरल पदार्थ उपलब्ध है। यदि प्रकाश की किरण इनमें से किसी माध्यम में जो एक कोण पर प्रवेश करती है तो सबसे अधिक विक्षेपण किस में होगा? 139 का ए ऑप्शन ग्लिसरीन में, ठीक है। क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए विकल्प में जो है सबसे अधिक विक्षेपण ग्लिसरीन में होगा, ठीक है। तो प्रस्तुत सामग्रियों के अपवर्तनांक जो है मिट्टी के तेल के लिए जो है 1.44, पानी के लिए 1.33, सरसों के तेल के लिए 1.46 और ग्लिसरीन के लिए 1.74 है, ठीक है। परिणाम स्वरूप ग्लिसरीन का अपवर्तनांक उच्चतम होता है क्योंकि यह प्रकाशिक रूप से सबसे सघन होता है और प्रकाश इसमें जो सबसे धीमी गति से प्रवाहित होता है, ठीक है, जिससे आंतरिक अपवर्तन की उच्चतम डिग्री होती है। और ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है। दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है, वह प्रकाशीय विरल माध्यम होता है। अपवर्तनांक का मान जो आपतन कोण के मान से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि एक गोला जो है 4 असमान भागों में फट जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित है? सी ऑप्शन समवेग। तो एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, इसमें समवेग जो है क्या है? संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्य में दोनों वस्तुओं या कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। ठीक है, प्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहता है, और प्रत्यास्थ संघट्य में केवल संरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ संघट्य में केवल संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल जो है आघूर्ण कार्य न करे तो कोणीय आवेग परिमाण तथा दिशा में नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है नीला लिटमस को लाल कर देगा? बी ऑप्शन HCl। तो HCl एक अम्ल है, यह नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। ठीक है, यदि देखें लिटमस पत्र अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम, तो लिटमस पत्र जो है अम्लीय माध्यम नीला से लाल, क्षारीय माध्यम लाल नीला। ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो है अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में नीला। और फिनोल्फेथलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। फिनोल्फेथलीन जो है ये अम्लीय माध्यम में रंगीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में लाल भूरा। चुकंदर अम्लीय माध्यम में लाल बैंगनी और क्षारीय माध्यम में पीला। लाल पत्ता गोभी अम्लीय माध्यम में लाल बैंगनी और क्षारीय माध्यम में हरा। नेक्स्ट कहता है एसिड की क्षमता किसके क्रम में बढ़ती है? तो ए ऑप्शन HF लेस देन HCl, फिर लेस देन ये हो जाएगा HBr लेस देन HI। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड की जो क्षमता है कि जो है खाली स्थान के क्रम में बढ़ती है। HF ये होगा आपको HCl लेस देन HBr लेस देन HI। ठीक, अम्ल की क्षमता हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता जितनी कम होगी, ठीक है, अम्ल उतना ही प्रबल होगा। HI में हाइड्रोजन बंधन निर्बल है, अतः अम्ल प्रबल है। नेक्स्ट फिर है कि मानव जो है मस्तिष्क के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का ठीक है, श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है? तो इसका ए ऑप्शन मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानव मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लागेंटा में श्वास को नियंत्रित करने, ठीक है, नियंत्रित करने को केंद्रित होता है मेडुला। ठीक है, ऑब्लागेंटा का मुख्य कार्य है कि यह पश मस्तिष्क का एक भाग है। यह रीढ़ की हड्डी से सिरे पर एक खुली हुई संरचना के रूप में मौजूद होता है। यह हृदय की धड़कन, ठीक है, श्वसन और वाहिका संकुंचन को जो नियंत्रित करता है। यह उल्टी, छींक, खांसी, हिचकी और निकलने के लिए प्रमुख गतिविधि को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। सेरे जो है ब्रोस्पाइनल जो है फ्लूइड कुशन की तरह काम करता है और मस्तिष्क को झटके से बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहता है कि पार्श्विका फुसफुस का आवरण का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है? 144 का सी ऑप्शन यानी डायफ्रामिक फुसफुस। तो देखिए पार्श्विका फुसफुस का आवरण जो है का डायफ्रामिक फुसफुस मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है। फिर डायाफ्रामिक फुसफुस जो है डायफ्राम और फेफड़े की जो है वक्षीय सतह को ढकने वाली ठीक है, पार्श्विका जो है पेरिटोनियम की एक परत है। पेरिटोनियम में 2 परतें होती हैं, सतही पार्श्विका परत और दूसरा है जो है गहरी आंत की परत। पेरिटोनियल गुहा में जो है ओमेटम, ठीक है, लिगामेंट्स और मेसेंट्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इंट्रा पेरिटोनियल अंगों में पेट, प्लीहा, यकृत, ग्रहणी के पहले और चौथे भाग जेजुनम, इलियम, अनुप्रस्थ और लिंग जो है सिग्मॉइड बृहदांत शामिल है। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? सी ऑप्शन यानी सैकेरिन। ठीक है, तो सैकेरिन जो है एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट स्वयं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को खराब होने से रोकता है और भोजन को ऑक्सीकरण से बचाते हैं।
सब्जियों और फलों में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सबसे देखिए आम एंटीऑक्सीडेंट जो है विटामिन सी, विटामिन ई, बी और बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड और खनिज जैसे मैग्नीज जो है और सेलेनियम है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करता है। BHA को बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेंटियोल किस प्रकार के प्रोटीन से बना होता है? तो डी ऑप्शन। सेंटियोल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन एवं अल्फा बीटा डाइमेरिक प्रोटीन से बना होता है। फिर है कि सेंट्रोसोम एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की दो संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंटियोल्स कहा जाता है। ठीक है, सेंटियोल्स एक दूसरे के लंबवत स्थिर होते हैं। सेंटियोल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सेंटियोल्स के कार्य तो देखिए DNA रहित रहने होने के बावजूद सेंटियोल्स नए सेंटियोल्स बनाने में सक्षम है। ये सूक्ष्म नलिकाएं निश्चित केंद्र बनाकर कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं और दो सेंटियोल्स में जो है डिस्टल सेंटियोल्स पूंछ या अक्षीय फिलामेंट बनाता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन जो है पार्श नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है? 147 का सी ऑप्शन। तो ऑक्सीटोसिन। तो देखिए ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन पार्श जो है नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है। पार्श नर्वोसा पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे के लोब का एक हिस्सा है जिसे न्यूरोडाइपोफिसिस के रूप में जाना जाता है और पक्ष लोब मस्तिष्क के डीएनसेफेलॉन से विकसित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे डाइपोफिसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिका रहित ग्रंथि है जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के आधार के मध्य में स्थित जो है सेला टर्सिका नामक एक हड्डी संरचना के भीतर स्थित होता है। नेक्स्ट, कहता है कि दिल की धड़कन किससे शुरू होती है? तो बी ऑप्शन SA नोड। तो दिल की धड़कन निम्न में से SA नोड से प्रारंभ होती है। साइनस नोड जिसे सोनोट्रियल नोड या SA नोड भी कहा जाता है द्वारा एक विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करती है। यह हृदय के दाहिने ऊपरी कक्ष एट्रिया में स्थित विशेष ऊतक का एक छोटा सा घटक है। सामान्य परिस्थितियों में जो है साइनस नोड जो है नियमित रूप से प्रति 60 से 100 बार विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करता है। रक्त सबसे पहले हृदय के दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। मांसपेशियों का संकुचन रक्त को जो ट्राइक्सिड वाल्व के माध्यम से दाएं जो विट्रिकल में भेजता है। जब दायां विट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त जो फुसफुसीय सेमीलुनर वाल्व के माध्यम से फुसफुसीय धमनी में चला जाता है, फिर यह फेफड़ों तक चला जाता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग निम्न में से कौन सा है? बी ऑप्शन। तो SA नोड, AV नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर का बंडल। तो हृदय की धड़कन में आवेशों के संचरण का सही मार्ग है SA नोड, AV नोड, HIS और पुरकिंजी फाइबर का बंडल। ठीक है, दिल की धड़कन प्रक्रिया में चरण होता है कि SA नोड अलिंद की मांसपेशियों को अनुबंधित करके अनुक्रम शुरू करता है और इसलिए डॉक्टर कभी कभी इसे जो एनाटोमिकल पेसमेकर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संकेतक अट्रिया से होकर गुजरता है जिससे ये वे नीले में रक्त पंप करते हैं। 150, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए वाल्व संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है। हृदय के कक्षों में विभिन्न वाल्व स्थित होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 वाल्व होते हैं। ट्राइक स्पीड वाल्व। ठीक है, ट्राइक स्पीड वाल्व रक्त को दाएं अलिंद से दाएं वेंट्रिकल तक प्रवाहित करने के लिए खुलता है। यह वाल्व दाएं अलिंद और दाएं वेंट्रिकल्स के जंक्शन पर मौजूद होता है। फुसफुसीय वाल्व रक्त को दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए खुलता है। यह वाल्व दाएं वेंट्रिकल्स और फुसफुसीय धमनी में मौजूद होता है। बाइक स्पीड वाल्व तो माइट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। यह वाल्व बाएं अलिंद में मौजूद होता है। ये ठीक है, यह वाल्व रक्त को बाएं अलिंद से बाएं वेंट्रिकल तथा प्रवाहित करने के लिए खुलता है।
उसके बाद है कि महाधमनी वाल्व, तो बाएं वेंट्रिकल और धमनी के जंक्शन पर मौजूद होता है। यह वाल्व शरीर के अंगों को आपूर्ति करने के लिए बाएं वेंट्रिकल से रक्त को महाधमनी में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।